हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कुछ दो चार क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और क्वेश्चंस को बनाना ही बंद कर देते हैं। और ज़्यादातर तो काफ़ी जगह पे ऐसा सिनेरियो में देखा हूँ कि वो पूरे पूरे उस चैप्टर को ही छोड़ देंगे कि इसके क्वेश्चन तो हमसे बन ही नहीं रहे। तो ऐसे में एक गेम प्लान, एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से हमको टैकल करना है, उसके साथ साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, और इन सब से भी ज़रूरी कि थ्योरी का कौन कौन सा पोर्शन ऐसा है इस चैप्टर का जिसमें हमको काफ़ी अच्छे से फोकस्ड रखना है और किन किन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो बेसिकली इस वीडियो के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग आपका एक वे ऑफ थिंकिंग जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपरली चाहे तो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस बना पाओगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट वहाँ पे कर पाओगे। तो एकदम बेसिक से हम चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ने से पहले, उसका थ्योरी कंप्लीट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला इंटरवल, कि इंटरवल के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इनइक्वलिटीज़ बिहेव करती हैं। अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है तो जी एक्स की क्या कंडीशंस होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसके लगा के आप तभी आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से नॉर्मल मॉड्यूलस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पता है तो बहुत अच्छा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के लिए। और अगर इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है इन दोनों के बारे में, तो इनके रिगार्डिंग में वन शॉट वीडियो अपलोड किया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लॉग पे हम जल्दी वीडियो भी लेके आएंगे, और लॉग कैसा होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे इसका डोमेन क्या होता है, बेस की कंडीशन क्या होती है, इसका ग्राफ क्या होता है, इन सब चीज़, और लॉग की इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम अगर अच्छे से कर लेते हैं तभी जाके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करना है, जिसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ कैसा आता है, ये नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा आता है। उसके साथ साथ जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली, तो ए बी सी की वैल्यू जैसे जैसे बदलती हैं, ये ग्राफ किस तरीके से बदलता है, किधर मूव करता है, कैसे बिहेव करता है, ये सब हमको पता होना चाहिए, है ना। और मैं यहाँ पे चाहता तो इन सबको एक साथ यहीं पे एक्सप्लेन भी कर देता, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम खुद से कम 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी लिखो जिसमें ए की वैल्यू बढ़ रही है, एक में बी की वैल्यू बढ़ रही है, एक में सी की वैल्यू बढ़ रही है, फिर ए और बी की वैल्यू एक साथ बढ़ रही है, फिर बी और सी की एक साथ बढ़ रही है, फिर ए और सी की एक साथ बढ़ रही है, फिर उसके बाद ए बी सी तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है, ये चीज़ें हमको देख के चलनी है ना। उसके बाद हम चलेंगे कि जो रिलेशन ऑफ रूट्स हम जो पढ़ते हैं, कि बेसिक जो रिलेशंस है जनरली सबको याद ही रहते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 वाला रिलेशन भी एक होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। इसके साथ साथ डिफरेंस ऑफ रूट जब भी बोलता है उसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है ये भी आई थिंक तुम लोगों के नोट्स में कवर्ड ही होगा, है ना। तो उसके बाद इस वाले सेगमेंट पे न्यूटन्स थ्योरम पे अपने को काफ़ी अच्छे से फोकस रखना है, काफ़ी अच्छे से इसको समझना है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, 2-3 लाइन के अंदर उसको ख़त्म कर दोगे, बट लोग उसको स्टैंडर्ड अप्रोच से करने लग जाते हैं कि जैसे यहाँ पे ये वाला सीन है, इन सब की हेल्प से उसको करने लग जाते हैं। बट अगर वहीं पे न्यूटन्स थ्योरम उसमें अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ये रहा, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको जो कि जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, इसको मैंने कवर भी किया है जेई मेंस 2000 पीवाईक्यूज वाली सीरीज में, जिसमें शायद ये अप्रैल या जनवरी का, किसी एक अप्रैल का ही है आई थिंक। अप्रैल वाली वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल भी जाएगा। अब
थोड़ा सा और आगे आते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है, न्यूटन्स थ्योरम को। उसके बाद में कॉमन रूट्स के रिगार्डिंग कंडीशंस भी अपने को पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले वन रूट कॉमन वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। और इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मान लो हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं किसी एक इक्वेशन का d लेस देन जीरो तो नहीं है, क्योंकि d लेस देन जीरो तो कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजनरी रूट्स, जिसकी वजह से अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, जिसका मतलब हालांकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है बट एक्चुअल में दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आपको इन दोनों को सॉल्व करने का, वन कॉमन रूट को सॉल्व करने का फॉर्मूला है जो कि ये वाला है, अगर पता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको a1 से कर दो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर दोनों रूट कॉमन है तो अपने को पता है कि यहाँ पे इनके रेशियोज बराबर होते हैं, ये वाली कंडीशन कोई खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछता। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है। अब इसमें ये है x की वैल्यू जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट आ रहा है, और ये है वो आउटपुट जो मैक्सिमम और मिनिमम है। देखो मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम तब आएगा जब हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ हो, जिसका मतलब a लेस देन जीरो, क्योंकि मिनिमम में तो ये नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ये तो यहाँ पे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और मिनिमम कब आएगा? जब a पॉजिटिव हो। a पॉजिटिव होगा तो ये वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट रहेगा, इसके अलावा तो ये ग्राफ ऊपर तो कहीं तक भी एक्सटेंड हो रहा है। फिर इसके बाद में लोकेशन ऑफ रूट्स वाली जो कंडीशंस हैं उन सब में देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन सारी कंडीशंस को रटने बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि टोटल 6 कंडीशन है, 6 को रटने बैठ जाएंगे, बट उससे अच्छा है कि हम इन 3 चीज़ों को दिमाग में रख लें, एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना, -b/2a और d। जब भी कोई क्वेश्चन हमको दे रखा है किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि उसके लिए d की कंडीशन क्या होगी, उसके लिए -b/2a की कंडीशन क्या होगी। जैसे हम उन 6 कंडीशंस में इन तीनों के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस बनाते हैं, वैसे ही तुम सोचो कि ये 6 के अलावा 7वां तुम्हारा क्वेश्चन है कंडीशन, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के लिए d के लिए क्या कंडीशन बने, -b/2a के लिए क्या बने, f ऑफ एक्स नॉट के लिए क्या बने, और उन तीनों कंडीशंस को सॉल्व कर लो। तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, फाइनली हमारे पास में आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी देखे जाते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर सब में क्या सीन रहता है कि अपने को रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने को बोलता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलता है ना, या तो एग्जैक्ट रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब पूछ लेगा, या फिर बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब भी अगर मान लो रूट्स का सम, प्रोडक्ट वगैरह पूछे तो यहाँ पे जो इनके रूट्स का रिलेशन है वो काफ़ी हेल्प करता है ना, और उसको अभी हम समझेंगे। बट उससे पहले जब भी नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सबसे पहली अप्रोच हमको लगानी कि एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो इसका, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें इसके रूट्स के बीच में रिलेशन का, तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ये वाले रिलेशंस होते हैं। यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक देखो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, प्लस माइनस साइन पे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे पावर 1 1 1 है, जिसका मतलब ऑड पावर है, ठीक है, ऑड पावर है तो माइनस साइन के साथ में आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 1 1 पावर है, मल्टीप्लाई में तो 2 पावर होगी पॉलिनोमियल वाली। यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 2 हो गई। तो जब भी 2 पावर यानी कि इवन पावर होगी तो प्लस साइन के साथ में ले लेना। यहाँ पे 1 1 1 3, तो ये 3 हो गया, जो कि ऑड है तो माइनस साइन के साथ में आ जाएगी। सेम कंडीशन इसके लिए भी लगा दो। जब हमारे पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 रूट है, तो 1 1 1 1 पावर है तो माइनस साइन, 1 1 तो यानी कि 2 पावर है तो प्लस साइन, 1 1 1 3 पावर है तो माइनस साइन, 1 1 1 1 4 हो गया तो प्लस साइन के साथ में आए।
इस तरीके से इसके साइन को काफ़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जनरली स्टूडेंट्स के लिए होता है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। अब हमारा मेन काम आता है कि किस किस तरीके के PYQs देखे जाते हैं। सर ज़्यादातर तो क्वेश्चन अल्फा बीटा के रिलेशन टाइप के होते हैं, फिर उसके कुछ हायर पावर वाले होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में ये अपने को दे रखा है, जिसको मैंने 25 के अप्रैल सेशन वाले PYQs में कवर भी किया है। तो यहाँ पे अपने को जैसे PN दे रखा है या SN बोल दो इसको, बेसिकली वही हो गया न्यूटन्स मेथड, ये सब दे रखा है और इसका बताना है। तो बेसिक न्यूटन्स मेथड अगर हम इसमें लगा देंगे जब भी हायर पावर दिखे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से लॉग वगैरह इनपुट में कर देगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देगा, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल e की पावर x में ऐसे दे देता है। और इसके अलावा कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री भी देता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स और -2 इक्वल टू 0 या -4 इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि साइन एक्स की हम इसको t मान के वैल्यू निकाल रहे हैं। जब भी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर उससे बाहर आ जा रही है तो उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी जैसे ये वाली वैल्यू है, इसका अगर मान लो मैं 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के सिंप्लीफाई करूंगा और इसको मैं अगर t मान लूंगा तो ये t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16/t, ये आएगा। अब यहाँ पे t की क्वाड्रेटिक ये बन जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे। जब t की वैल्यू आएगी, अगर मान लो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमको पता है t विच इज इक्वल्स टू दिस ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 की पावर x की वैल्यू कभी अगर मान लो उसको t मान के सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 इक्वल टू 0। इसकी अगर मान लो दो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो नेगेटिव को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 4 की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मॉड वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बेसिक मॉड अगर अपने को पता रहेगा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अलग अलग इंटरवल में हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, फिर वहाँ पे फाइनली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह भी निकाल सकते हैं। और इन इसी टाइप के क्वेश्चंस में वो वैल्यू एग्जैक्टली ना पूछ के, सम वगैरह ना पूछ के, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुम उसको एक्सक्लूड करोगे या नहीं करोगे, है ना। अगर एक्सक्लूड कर दिए तो एक सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर नहीं किए एक्सक्लूड कर दिए तो एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और नहीं किए तो एक सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। जैसे यहीं पे ये वाला सीन है, इसमें अगर तुम्हारे पास में log x की कुछ ना कुछ भी वैल्यूज आ रही, और अगर मान लो x की वैल्यू कोई भी आती नेगेटिव वैल्यू फॉर एग्जांपल, है ना, तो इसको हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव तो जाता ही नहीं है ना, जीरो जाता है, ये ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसके बेसिक डोमेन वाली या बेसिक इनपुट वाली जो कंडीशंस हैं वो सब हमको अगर पता रहेंगी तो हम काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस में APGP टाइप का भी यूज़ कर रखा होता है, वहाँ पे बेसिक GP है कि हमारे पास में PQR जो यहाँ पे दे रखे हैं, तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एक GP के, ये रिलेशन दिया है तो इसका आउटपुट बताना है, जिसमें अगर अपने को बेसिक APGP इन सब का चीज़ें पता होंगी। इसके साथ साथ AMGM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को जनरली किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में कैटेगराइज नहीं करते हम, कंबाइन क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे APGP भी है और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। और किसी भी एक चैप्टर का अगर आपको हल्का सा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने अच्छे से आए, अगर APGP नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनेगा ही, तो है ना। और आजकल रिसेंट पिछले 2-3 साल का ट्रेंड कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे सेट्स में देता है कि हमारे पास में एक C सेट है, ये एक इक्वेशन है, तो अब x और y की वैल्यूज़ बताओ। तो ये बेसिकली हमारे पास में एक इक्वेशन दे दिया जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ में कंबाइन कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछा भी गया था। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि बेसिक तरीके से पहले एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल लो, फिर ये सेट के एलिमेंट है तो इन सबको यहाँ पे ऐड करते हुए चल लो। जैसे अगर मान लो यहीं पे दो वैल्यूज़ होती है x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पे आता x1 प्लस y1 एक एलिमेंट हो गया, और फिर दूसरा आता x2 प्लस y2, तो इन सब का सम, ये वाली चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है।
तो कुछ इस तरीके से अगर हम PYQs को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें किसी भी, जैसे ये जो 5-6 टाइप के, इसको इसके अंदर फिट कर देगा और फिर बोल देगा कि वैल्यूज़ बताओ, है ना। तो ये काफ़ी तरीके से मिक्सअप करके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस 2022 में देखे गए थे, जिसको काफ़ी सबसे टफेस्ट जेई मेंस का एग्जाम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से माना भी जाता है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, तो इतना चीज़ों को अपने को देख के चलना है। अब अगर आपने सही से यहाँ तक पहुँचे और सही से चीज़ों को समझ के देखा है और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के बनाए भी हैं, तो इसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाओगे तो थोड़ा आसानी से और जल्दी, उसके साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चंस अभी लग जाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।